गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम नेचुरल रिसोर्सेज का जो एक और बचा हुआ था वो था हमारा वाटर एंड नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, है ना। तो इस वीडियो में हम इन तीनों चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे एंड लैंड एंड सॉइल को हमने प्रीवियस वीडियोज़ में देख लिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाटर, है ना। वाटर हमारी अर्थ पर जो प्रेजेंट है वो ऑलमोस्ट हमारी अर्थ का जो एरिया उस पर 70% वाटर प्रेजेंट है ना। हमारी अर्थ का जो पहला है हमारा जो लैंड वाला एरिया है वो है हमारा 30%। लैंड वाला एरिया हमारा है 30% एंड जो 70% है इस पर ओशियन है, ये लैंड है ना। ये हमने देखा। तो इस तरीके से जो वाटर है, वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है। हमने रिसोर्सेज पढ़ेंगे तो वाटर हमारा नेचुरल रिसोर्स में आता है। तो हम कह सकते हैं हमारी हर एक एक्टिविटीज़ में, हमारी बॉडीज़ में, हर एटमॉस्फेयर में, हर जगह वाटर प्रेजेंट है। वाटर के बिना लाइफ इम्पॉसिबल है ना। तो जो वाटर है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, हम ये वाटर है आइस के फॉर्म में है, आइस एंड ग्लेशियर्स हैं। अंडरग्राउंड वाटर है एंड रिवर्स में है, लेक्स हैं, ओशियन में है वाटर, है ना। तो इस तरीके से जो हमारा जो वाटर है वो डिस्ट्रीब्यूट है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ओशियन में जो वाटर रहता है, ओशियनिक जो वाटर रहता है वो सैलाइन वाटर रहता है। वो सैलाइन वाटर रहता है, मतलब उसमें सॉल्ट मिला हुआ रहता है, सॉल्टी वाटर रहता है जिसे हम पी नहीं सकते। एंड जो हमारे आइस है, ग्लेशियर से अंडरग्राउंड वाटर है, रिवर्स एंड लेक्स हैं, ये हमारा रहता है फ्रेश वाटर। इसे हम पी सकते हैं, ये पोर्टेबल वाटर है जिसे हम पी सकते हैं। बट ये जो क्या हम आइस हैं, ग्लेशियर्स वाले वाटर को पी सकते हैं? नहीं पी सकते। ये आइस के फॉर्म में जमा हुआ है जिसे हम पी नहीं सकते हैं। एंड जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है एंड लेक्स में है, रिवर्स है, सिर्फ इस पानी को हम यूज कर सकते हैं। इसे हम यूज कर सकते हैं, अंडरग्राउंड एंड रिवर्स एंड लेक्स वाले वाटर को, है ना। तो क्या है कि वाटर प्रेजेंट तो हर जगह कहेंगे कि पानी है, लेकिन पीने लायक पानी बहुत कम जगह है, बहुत कम है। तो क्या है कि जो हमारी अब एक्टिविटीज़ हैं और जैसे भी पॉपुलेशन बढ़ रही है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारा वाटर है उसका यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है एंड जो पॉल्यूशन है वाटर का वो भी ज़्यादा हो रहा है ना। तो उसको हमें मतलब कंजर्व करने की ज़रूरत है, प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है ना। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो वाटर पॉल्यूशन जैसी प्रॉब्लम सामने आ रही है। क्योंकि जैसे हमारी फार्मिंग होती है वहाँ पर बहुत सारे फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं। जो फर्टिलाइजर्स रहते हैं, केमिकल्स रहते हैं, वो जाके सीधे रिवर्स में मिल जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो रिवर्स हैं वो डायरेक्टली ही पॉल्यूट हो जाते हैं। एंड इंडस्ट्रीज़ रहती हैं, इंडस्ट्रीज़ जो सिटीज़ एरिया में रहती हैं, इंडस्ट्रीज जो रहती हैं उससे क्या है कि जो इंडस्ट्रीज वाला जो एफ्लुएंट रहता है, पानी रहता है जिसमें केमिकल्स रहते हैं बहुत ज़्यादा, लेड वगैरह, वो जाके सीधे रिवर्स में मिल जाते हैं, जिससे कि हमारी रिवर्स पॉल्यूट हो जाती हैं, है ना। इस तरीके से हमारा वाटर का जो पॉल्यूशन है वो कंटिन्यूसली हो रहा है एंड ये हमारी ही जिम्मेदारी है कि हमें इसे पॉल्यूट होने से बचाना है, जिससे कि हमारी आने वाली जनरेशन है एंड हमें एक फ्रेश वाटर, पीने योग्य वाटर हमें मिल सके, है ना। एंड तो हम देखेंगे कि जो हमें वाटर को कंजर्व करना चाहिए। तो वाटर को कंजर्व करने के लिए हम कम से कम फर्टिलाइजर्स का यूज़ करें एंड जो हमारी जो रिवर्स हैं उनको डायरेक्टली हम अनट्रीटेड वाटर को डायरेक्टली हम रिवर्स में ना छोड़ें। इस तरीके से हम पानी को पॉल्यूट होने से बचा सकते हैं एंड उसका हमें अच्छे तरीके से, सस्टेनेबल तरीके से हमें यूज़ करना चाहिए। तो ये था कि हमारे जो वाटर है हम उसे पॉल्यूट होने से बचाना चाहिए। क्योंकि हमारे एक नेचुरल रिसोर्स है एंड ये हमें प्रकृति ने दिया है एंड हमारे जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। इसी तरीके से हम देखेंगे कि हमारी नेचुरल वेजिटेशन है, जैसे कि प्लांट्स है। नेचुरल वेजिटेशन में हमने पहले वाली क्लासेस में भी पढ़ा नेचुरल वेजिटेशन पहली वाली क्लास में पढ़ा कि जो नेचुरल वेजिटेशन है वो कौन कौन सी हैं। वो हमारे फॉरेस्ट हैं, ग्रासलैंड्स हैं एंड जो श्रब्स हैं, है ना,
झाड़ियाँ हैं एंड टुंड्रा वेजिटेशन है, ये हमारी सारी नेचुरल वेजिटेशन में आते हैं जो कि हमें नेचर ने दी है ना। तो उसमें आते हैं हमारे नेचुरल वेजिटेशन में आते हैं हमारी फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, श्रब्स एंड टुंड्रा वेजिटेशन। ये हमारी नेचुरल वेजिटेशन में आता है। एंड जो नेचुरल जो वेजिटेशन है इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहता है, जहाँ पर ज़्यादा पानी रहता है, जहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल रहती है, रेनफॉल जहाँ पर ज़्यादा रहती है, रेनफॉल हाई रहती है, वहाँ पर फॉरेस्ट उगते हैं। एंड जहाँ पर टेम्परेचर भी हाई रहता है, राइट। एंड ग्रासलैंड्स को उगने के लिए, जैसे कि ग्रासलैंड को उगने के लिए जो रेनफॉल है वो कंपैरेटिवली इससे कम रहेगी, है ना। मतलब कंपैरिजन जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के लिए सबसे ज़्यादा रेनफॉल की ज़रूरत है एंड ग्रासलैंड की मतलब उससे भी कम अगर पानी बरसेगा तो ग्रासलैंड वहाँ पर उग जाएंगे। ग्रासलैंड में छोटे छोटे पेड़ पौधे, है ना। एंड यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो ऑब्वियसली हम देख सकते हैं कि कम होगा, ज़्यादा यहाँ पर टेम्परेचर कम होगा। एंड श्रब्स रहती हैं ये हमारे डिजर्ट एरिया में, डिजर्ट एरिया। हमने ये इन सारी जो चीज़ें इनके बारे में हमने पहले वाली क्लासेस में पढ़ लिया है डिटेल में, तो आप लोग पीछे वाली क्लास में देख सकते हैं 7th क्लास के एनसीईआरटी में। तो डिजर्ट एरिया में हमें जो झाड़ियाँ रहती हैं, कांटेदार झाड़ियाँ रहती हैं, जो कांटे वाले पेड़ पौधे रहते हैं, है ना, तो ये हमारे श्रब्स रहते हैं। टुंड्रा जो वेजिटेशन रहती है ये हिली एरिया में रहती है। टुंड्रा वेजिटेशन जो उगती हैं, जो इस तरीके से कॉर्न टाइप के जो प्लांट्स रहते हैं कॉर्न शेप में, ये हमारे हिली एरियाज में उगते हैं, है ना। तो ये रहता है हमारा वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो जो क्या हो रहा है डे टू डे नेचुरल वेजिटेशन है उनका डिग्रेडेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन पेड़ पौधों की कटाई है, फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं, ग्रासलैंड्स खत्म किए जा रहे हैं, श्रब्स एंड टुंड्रा वेजिटेशन सेटलमेंट्स बनाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब पीपल बढ़ेंगे, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो एग्रीकल्चर की भी ज़रूरत रहेगी, खाने के लिए भी तो कुछ उगाना पड़ेगा ना, उसके लिए फॉरेस्ट की कटाई की जा रही है। तो इसको हमें फॉरेस्ट को काटने से हमें रोकना चाहिए, जिससे कि हमारा जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम मतलब जिसमें हम रहते हैं, हम प्लांट के साथ रहते हैं, हम एनिमल्स के साथ रहते हैं, हम खुद रहते हैं एंड अदर वाटर बॉडीज रहती है, लैंड रहती है, सब आपस में इंटरेक्ट करते रहते हैं, सबको एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम कहते हैं इकोसिस्टम, राइट। तो ये इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए हमें इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत रहती है ना। और इसी तरीके से क्या है कि जहाँ पे जिस तरीके का क्लाइमेट रहता है वहाँ उसी तरीके से वहाँ पर एनिमल्स पाए जाते हैं। जैसे फॉरेस्ट है उसमें अलग तरीके के एनिमल्स रहेंगे, ग्रासलैंड से उसमें अलग रहते हैं, जो डिजर्ट वाला एरिया है उसमें जैसे कैमल लाइक एनिमल रहेंगे, और जैसे हम हिली एरिया में जाएंगे तो वहाँ पर अलग तरीके के एनिमल्स रहते हैं, राइट। तो ये हमारी जो वाइल्ड लाइफ होती है एंड नेचुरल वेजिटेशन। अब इसे कंजर्व करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं एंड जिसकी वजह से हम इनको कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं, है ना। जैसे बहुत सारे नेशनल पार्क्स बना दिए हैं और एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स, मतलब बहुत सारा बड़ा एरिया रहता है जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी रहती है, उस एरिया को कंजर्व करने के लिए मतलब कंजर्व कर दिया जाता है, जिससे कि वहाँ पर लोग प्लांट को ना काट सकें एंड एनिमल्स को ना मार सकें। एनिमल्स की पोचिंग होती है, मतलब मारा जाता है उन्हें मेडिसिनल यूज़ के लिए एंड अदर यूज़ के लिए। जैसे एलिफेंट है हमारा, एलिफेंट है, टाइगर्स हैं, डियर्स हैं, इनको हमने कंजर्व करके रखा है, इनके लिए हमने लिस्ट तैयार की है जिससे कि इनको कंजर्व किया जा सके। और अगर जो भी इनको अगर मारता है तो उसको एक सज़ा भी सुनाई जाती है। तो इस तरीके से बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड नेशनल पार्क्स का हमने बनाए हैं, तो इस तरीके से हम इनको कंजर्व कर सकते हैं, राइट। तो चलिए इस चैप्टर में इतना ही दिया हुआ था। ये हमारी जो वीडियो है, जो इस सेकंड पार्ट है, इसका थर्ड पार्ट था। तो ये चैप्टर हमारा पूरा फिनिश होता है, ख़त्म होता है। एंड इस चैप्टर को हमने 3 पार्ट्स में डिस्कस किया, 3 वीडियो में, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो इस तरीके से हमने देखा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।